गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक्स एलिमेंट आधा 11th में है और आधा 12th में है, यानी दो ग्रुप आप 11th में पढ़ते हो और बाकी के 4 ग्रुप हम लोग 12th में पढ़ते हैं। तो बच्चों मैं 11th और 12th दोनों का साथ में पढ़ाऊंगा, यानी 6 के 6 ग्रुप जो है पूरा एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा, पी ब्लॉक पढ़ने में कई बच्चों को बहुत कंटाल आता है, यानी मुश्किल होता है पी ब्लॉक पढ़ना। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि पी ब्लॉक में जो रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन होती है उनको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें कोई लॉजिक नहीं होता, बस आपको सिंपल याद ही रखना होता है, तो मुश्किल हो जाता है। दूसरा, पी ब्लॉक में पूरा के पूरा चैप्टर में सारे के सारे टेक्स्ट है, यानी बीच में कहीं गैप नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा के पूरा दर्र करके पूरा टेक्स्ट है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो इसलिए भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन इतने हैं कि पहले कुछ और पढ़ा, बाद में इसका उल्टा हो जाता है, अभी कुछ और पढ़ा, बाद में और उल्टा हो जाता है। तो इन्हीं एक्सेप्शन की वजह से बच्चे का हो जाता है दिमाग खराब, इसलिए पी ब्लॉक पढ़ना मुश्किल रखता है ना। और बच्चों पी ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और JEE नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट से आते हैं, है ना। तो इस चीज में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मैं पढ़ाऊंगा वो पूरा के पूरा NCERT बोर्ड लेवल और थोड़ा सा ऊपर JEE और कुछ नीट लेवल भी मैं टच करूंगा, ठीक है। वैसे अगर आप पूरा NCERT की बुक पढ़ लेते हो तो आपके लिए इनफ है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से आपको पढ़ाऊं, इस तरह से लेक्चर डिलीवर करूं कि आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक काम करना है, जब भी मेरा लेक्चर चले तो आपको नोटबुक रखनी है अपने साथ, और जो भी मैं बोर्ड पर लिखता जाता हूं वो आपको नोट्स बनाते जाने हैं, उसको लिखते जाना है, उसको नोट्स बनाते जाना है और बाद में उसको रिवाइज करना है, तो आपको अच्छी तरह से पी ब्लॉक चैप्टर आ जाएगा। लेकिन पूरा लेक्चर आपको ध्यान से देखना है, मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, है ना। तो चलो हेडिंग लगाओ भाई, इधर लिखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। चलो ठीक है, लगा दी हेडिंग। अब देखिए, पहले बात करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं और ये कहां पर है। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, है ना? वहां पर जो है आपको अलग अलग तरह के ब्लॉक मिलते हैं, S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, और वहां होता है पी ब्लॉक, ठीक। तो पहली लाइन लिखिए मेरे साथ, इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल देयर आर 6 ग्रुप, देयर आर 6 ग्रुप्स, और कौन कौन से हैं? 13 से स्टार्ट होता है बच्चों, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये जो 6 ग्रुप हैं, इन ग्रुप को हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो भी इन ग्रुप के अंदर आएंगे दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? तो इन पीरियोडिक टेबल देयर आर 6 ग्रुप्स बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। क्लियर? तो पहला आपने पढ़ लिया कि पी ब्लॉक कहां होते हैं। अब देखिए, जो 13 और 14 ग्रुप है इसको हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, और जो बाकी के 4 ग्रुप है इनको हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, जैसा मैंने बोला था। तो यानी 11th का सिलेबस पी ब्लॉक के हिसाब से कम है, 12th का सिलेबस पी ब्लॉक के हिसाब से ज्यादा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, सबको एक साथ पढ़ाऊंगा, 11th भी और 12th भी। क्लियर? अच्छा, आज थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है ना, तो मैं बीच बीच में खिसकता रहूंगा थोड़ा सा, है ना, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। तो ये मत समझने में क्या जाता हूं, ठीक है। तो बीच बीच में आपको कुछ कुछ सेकंड का ब्रेक मिलता रहेगा। तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, वाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है दे
are called p block elements because the last electron, ये होता है the last electron received in p subshell, ये तो होता है बच्चों। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है p सबशेल में एंटर होता है। क्लियर? अच्छा, जो p सबशेल होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की आपने, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ p सबशेल। कौन कौन सी? px, py एंड pz। अब देखिए, हर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो p सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हुआ। इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप, यानी हर ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आता है। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 1 ग्रुप वो आगे खिसक जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें हैं ना। अभी मैं थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पहले देता हूं, उसके बाद ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको बेसिक चीजें मालूम हो जाए कि पी ब्लॉक के अंदर हमने पढ़ना क्या है, क्या होता है, ये सब चीजें, है ना। तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, ठीक। आप देखो, अच्छा, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नेचर क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है या सेमी मेटल है, ठीक। तो तीनों आते हैं बच्चों। सबसे खास बात है पी ब्लॉक एलिमेंट की, मेटल भी होते हैं, सेमी मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। क्लियर? सो देयर आर है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। 3 टाइप्स मतलब मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड जानते हो ना, सेमी मेटल। तो मेटलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? सेमी मेटल्स, है ना। दोनों एक ही चीज है। तो पी ब्लॉक के अंदर तीनों चीजें आ गई, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, जो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? एनपी नहीं भाई, NS2 कॉमा NP1 to 6 ऐसा होता है। और n की वैल्यू होती है बच्चों 2 से लेकर और 7 तक। तो सारे के सारे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, एक चीज इसमें और है भाई, इस सेकंड पॉइंट देखो जरा, है ना। जितने भी हमारे पास ये जो ग्रुप है उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जिनके लास्ट ऑर्बिट में, सॉरी, जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबशेल में आता है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। कोई बता सकता है एक्सेप्शन क्या है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में नहीं जाता है। दिस इज हीलियम 1s2। देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल में जा रहा है, बट ड्यू टू द सिमिलरिटी विद p ब्लॉक एलिमेंट दे केप्ट इन p ब्लॉक। क्लियर? तो सिमिलरिटी होने की वजह से इसको p ब्लॉक में रखा गया है, जबकि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? s ऑर्बिटल में जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे p ब्लॉक एलिमेंट के, नोट करो जरा फटाफट से। ठीक है, चलो अब पीरियोडिक टेबल में इन सब एलिमेंट को एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने एलिमेंट होने चाहिए पी ब्लॉक के अंदर? 36 एलिमेंट है ना। और हीलियम को छोड़ दिया जाए तो तब 36 है, और हीलियम को पकड़ा जाए
पकड़ के रखें तो 37 एलिमेंट आते हैं। देखो कैसे आता है ना। तो पीरियोडिक टेबल आप बनाओगे तो पहले के 2 ग्रुप एस ब्लॉक, दूसरे 10, कितने हुए 12 हो गए, तो दूसरे 10 डी ब्लॉक में आते हैं, और लास्ट के 6 13 के बाद 13 14 15 16 17 18 पी ब्लॉक में आते हैं। क्लियर? तो मैं केवल इनको ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। तो चलो फटाफट मेरे साथ पी ब्लॉक एलिमेंट आप बनाओ, है ना। तो आपको मैंने एक शॉर्टकट बता ही रखा है, उसी शॉर्टकट के अकॉर्डिंग आपको सारे एलिमेंट को याद रखना है लीना की रब से फरियाद, याद है ना। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए 6 ग्रुप टोटल, है ना। यहां पे एक और इधर बना दो, ठीक है, और 6 कॉलम आप नीचे रख दो। क्लियर? बनाओ जरा मेरे साथ, फटाफट बनाओ भाई, है ना, शर्माओ मत। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और लास्ट में आ गया 6, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हम अब पी ब्लॉक एलिमेंट लिखने वाले हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये हो गया ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 14, ये 15, ये 16, ये 17 और इधर 18, ठीक है। अच्छा 13 के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, ये था बैंगन आलू गाजर इन थैली। तो 13 ग्रुप में कौन से एलिमेंट आ गए? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। क्लियर? और 113 नंबर का एलिमेंट भी यहां पर आता है, लेकिन उनके नाम याद करना काफी टिपिकल हो जाता है, अजीब से नाम है उनके, तो इतना भी याद कर लोगे काम चल जाएगा, ठीक है। 14 ग्रुप में कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो 114 वाला एलिमेंट नीचे आ गया। देख लेना एटॉमिक नंबर बिल्कुल ऐसे आते हैं ना। 15 नाना पाटेकर, असरानी सब बीमार, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और 115। क्लियर? अच्छा 16 ग्रुप में ओल्ड स्टाइल से टी पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम। 116 वाला नीचे आ गया। 17 ग्रुप फिर, कल, बाहर, आएगा, ऑटो। और 117 वाला, जो 17 इधर है उसको 117 कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ये 17 ग्रुप में आ गए। यहां से शुरुआत करो, हीलियम, ठीक है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, और 118 हो गए लास्ट एलिमेंट, है ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड अरेडॉन। तो ये टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए? इतने एलिमेंट हो गए हमारे पास 36 एलिमेंट्स, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 37, सॉरी 36 ये रहा, और ये रहा 37 एलिमेंट। क्लियर? तो समझ में बात आ रही है? तो ये हमारे पास पूरे के पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, इन्हीं की स्टडी हमने यहां पर करनी है। तो पहले 13 ग्रुप को लिखेंगे, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। अच्छा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? देखो 13 का होगा बच्चों 2s2 2p1 ऐसे आएगा, फिर p2 p3 p4 p5 p6, तो 2s2 2p। अच्छा n लिखो यहां पर, n ज्यादा अच्छा रहेगा, ns2 np1 ns2 np2,
फिर यहाँ पे Np3, Np4, Np5, Np6 जो मैंने अभी आपको बताया था। तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 Np126 ये हो जाएगा, और N इक्वल टू 2 to 7 है ना। तो 2 से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। जनरली हीलियम को p ब्लॉक का एलिमेंट नहीं मानते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम s ऑर्बिटल में जा रहा है। तो टोटल 36 एलिमेंट ही मेन p ब्लॉक के एलिमेंट है। क्लियर हो रहा है? ठीक। अब देखो, अगर मैं बात करूं इनमें से कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन सेमी मेटल, तो भी देख लेते हैं। 3 चीजों को हम सेग्रीगेट करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स यानी मेटलॉइड्स, है ना। तो देखो बच्चों, ये वाला 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यस। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और एस्टेटाइन, दीज आर नोन एज, ये जो ऐसे मैंने सर्कल किए ना, इनको हम क्या बोलेंगे, सेमी मेटल। अच्छा, जो सर्कल से इधर है ये वाले, ये नीचे इस साइड है, दे आर मेटल। लेकिन बच्चों बोरॉन नॉन मेटल है, ध्यान रखना ना, बोरॉन इज नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो जनरली हमारे पास एक रफ आइडिया है कि ये जो इधर हाँ, इस साइड जो एलिमेंट है वो मोस्टली क्या है, मेटल है। बीच में जो एलिमेंट है वो क्या है, सेमी मेटल है। और ऊपर जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड, ये वाले एलिमेंट नॉन मेटल। तो इस तरह से हम जनरली एक रफ आइडिया, रफ तो नहीं है, एक परफेक्ट आइडिया है कि सेमी मेटल के नीचे मेटल, सेमी मेटल के उधर नॉन मेटल और बीच में सेमी मेटल। नोट करो जरा फटाफट से, है ना। तो कुल मिला के कितने सेमी मेटल हमारे पास हैं, 6 सेमी मेटल हमारे पास है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, एस्टेटाइन, ये सेमी मेटल है। नीचे मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गई, ऊपर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गई। तो जनरली आपने पीरियोडिक टेबल में ये सब चीजें पढ़ी होंगी। क्लियर? ठीक है, तो ये याद रहेगा, अब टेबल में मिटा दो। ठीक है भाई, चलो। तो ये था हमारे पास पी ब्लॉक का जनरल इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे इसमें, देखो अब हम पढ़ेंगे इसमें, भूल गया भाई हेडिंग में क्या है, हाँ, जनरल प्रॉपर्टीज। इसको मिटा दो मैं, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, सबकी है ना एक साथ, फिर ग्रुप वाइज अलग से है, लेकिन पहले सबकी एक साथ देख लेते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है भाई। चलो, है ना, थोड़ा मैं जल्दी में लिखता हूं, आप समझ जाना कि क्या लिखा जा रहा है ना। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी है यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको मैंने आपको बता दिया है, NS2 Np12126 है ना, और n की वैल्यू है 2 to 7। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अच्छा, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, 2 तरह की। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन
स्टेट, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं, व्हाट इज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बच्चों, जनरली हमारे पास जो ग्रुप होते हैं उस पर जो भी नंबर लिखा होता है ना, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, सेकंड है +2, लेकिन पी ब्लॉक के केस में 13, 14, 15, 17 है, तो 13 ऑक्सीडेशन नंबर तो पॉसिबल नहीं है, +8 से ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर, इतना जान लो। तो बच्चों, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर पी ब्लॉक के केस में कैसे पता करेंगे, देखो, इट इज सम ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी s और p के दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो भी नंबर आएगा वो उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो सम ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी s और p सबशेल के जो भी इलेक्ट्रॉन s और p सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको आप जोड़ोगे तो उस ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिल जाएगा या ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। फॉर अगर मैं 13 ग्रुप की बात करूं, अगर मैं 13 ग्रुप की बात करूं तो 13 ग्रुप में क्या होता है बच्चों, देखो है ना, NS2 NP1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। 14 का कितना होगा, NS2 NP2 +4। तो इसी तरह इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर निकलता जाएगा। बस आपको क्या करना है, वो जो लास्ट वाली डिजिट है ना, ये वाली, इसको प्लस में ले आना है। तो 13 का +3, 14 का +4, 15 का +5, 16 का +6, 17 का +7 और 18 का +8। क्लियर, तो ये इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। तो बच्चों, जितने भी 13 ग्रुप के मेंबर होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से ऊपर नहीं जा सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है, याद रखिए। इससे नीचे हो सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता है। जैसे जो 14 ग्रुप है, +4 से ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जाएगा, 15 का +5 से नहीं जाएगा, 16 का +6 से ऊपर नहीं जाएगा, 17 का +7 से ऊपर नहीं जाएगा, 18 का +8 से ऊपर नहीं जाएगा। ये इनकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे नीचे आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। तो समझ में आ गया ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ। दूसरा हमारे पास है, दूसरा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरूरी थोड़ी कि भाई ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर से ही काम चलेगा, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है ना। एक एलिमेंट कई सारे मॉलिक्यूल बना सकता है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट होगा। क्लियर, तो जैसे अगर मैं बात करूं 13 ग्रुप की, तो +3 तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन अच्छा आप यहां पर लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दूसरा यहां पर है ना, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, अच्छा मैं यहां पर लिखता हूं, जो 13 ग्रुप है उसमें जो बोरॉन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, लेकिन बच्चों यहां पर नीचे आते आते एक एलिमेंट आता है बिस्मथ। बिस्मथ ही आता है, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बिस्मथ नहीं आता, यहां पे आता है थैलियम। ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1। तो +1 भी हो सकता है, +3 भी, यानी +3 तो मैक्सिमम है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है। तो +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। वहीं अगर मैं 14 ग्रुप की बात करूं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 भी होता है और -4 भी होता है। और अगर मैं इसमें एक लेड की बात करूं या टिन की बात करूं तो ये +2 एंड +4 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, +4 के साथ +2 भी आ रहा है, +4 के साथ -4 भी आ रहा है, ये दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर है इनका। अच्छा, 15 ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन तो बहुत सारा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है भाई, है ना।
अगर मैं NH3 की बात करूं तो नाइट्रोजन -3 हो गया भाई, ठीक है। अगर मैं NO2 की बात करूं तो नाइट्रोजन कितना हो गया, +4 हो गया। क्लियर। तो बोलने का मतलब है -3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, ठीक है, +3 भी हो सकता है ना। फॉस्फोरस PCl5 PCl3 +3, है ना। तो +3 भी, +4 भी, -3 भी, +5 भी। क्लियर। अच्छा, 16 ग्रुप की बात करें, ऑक्सीजन, ओहो बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर, -2 भी होती है, +2 भी होती है, -1 भी हो सकती है परऑक्साइड में, है ना, +4 भी हो सकती है, और +6 तो करता ही करता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑक्सीडेशन नंबर भी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम 17 ग्रुप की बात करें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है -1, लेकिन +7 भी है भाई, तो +7 कौन करेगा, बाकी के एलिमेंट। क्लोरीन जो है +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ब्रोमीन भी करता है, आयोडीन भी करता है ना। अच्छा, अगर मैं 18 ग्रुप की बात करूं तो बच्चों यहां पर नियोन, नियोन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है क्योंकि कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाता। लेकिन अगर मैं जिनॉन की बात करूं तो जिनॉन +2, +4, +6 और +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्लियर। जिनॉन के कंपाउंड होते हैं। अच्छा, क्रिप्टन के भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टन भी जो है कुछ में +4, कुछ में +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ कंपाउंड आपको जिनॉन के मिलेंगे इनर्ट गैस के केस में। बाकी नियोन और हीलियम के कोई कंपाउंड नहीं होती है, इसीलिए नियोन और हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। ठीक। तो ये था बच्चों ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, ये था हमारे पास अदर ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आप वहां से ऑक्सीडेशन नंबर कर सकते हैं, है ना। क्लियर। तो फटाफट से झट से नोट करते जाओ जरा। चलो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, तो 2 प्रॉपर्टी हमने देख ली है। तीसरी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हेडिंग लगाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, तीसरी है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है भाई। देखो, पी ब्लॉक की हम बात करें तो कोई आप ग्रुप ले लो। सपोज मैं 13 ग्रुप की बात करता हूं। 13 ग्रुप में सबसे ऊपर है बोरॉन, और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे नीचे आते जाते हैं तो हमें कौन सा मिलता है, थैलियम। उसी तरह 14 ग्रुप की बात करें तो सबसे ऊपर है कार्बन और सबसे नीचे है लेड। ठीक है। इसी तरह अगर मैं 15 ग्रुप की बात करूं तो सबसे ऊपर है नाइट्रोजन, सबसे नीचे है बिस्मथ, है ना। देखो, तो क्या इनर्ट पेयर का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3। तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 यूनिट कम हो जाता है उसके ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर से। तो जो थैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना रहेगा, +1। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोला मैंने, लिखो जरा। when goes to group, ऊपर से नीचे है ना, टॉप टू बॉटम आते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बॉटम एलिमेंट इज, अरे क्या लिख रहा हूं, GOI, गोइंग टू reduce टू यूनिट लेस। ठीक है।
जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो बॉटम वाला एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस 2 यूनिट लेस फ्रॉम इट्स ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो जो बॉटम वाले एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर से 2 यूनिट कम हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो कार्बन का +4 तो इसका +2, नाइट्रोजन का +5 इसका +3। तो बच्चों देखो 2 यूनिट कम हो गया है जो बॉटम वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो बॉटम पर ही नहीं, बॉटम पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन बॉटम के ऊपर वाला एलिमेंट भी इस तरह की ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो बोलने का मतलब है कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो नीचे वाले एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर से 2 यूनिट कम हो जाता है। क्लियर हो रहा है? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए बच्चों Pb+2 ज्यादा प्रोमिनेंट है बजाय +4 के। ऐसा नहीं कि ये +4 नहीं है, ये भी +4 हो सकता है। देखो Pb एग्जिस्ट इन +2 and +4 बट दिस +2 इज मोस्ट स्टेबल देन +4। क्लियर हो रहा है? ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है। क्लियर? चलो उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, है ना। चौथी वाली नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। अच्छा थोड़ा मैं पानी पी लूं, है ना, गर्मी ज्यादा है आज। तो समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, चलो तो बात करते हैं हमारा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी एंड मेटालिक प्रॉपर्टी, साथ में चलाते हैं दोनों को, है ना। मेटालिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे पढ़ना है बच्चों, है ना, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, नोट्स बनाते रहना है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार किताब खोलोगे तो काम नहीं चलेगा, हर बार कंफ्यूज होते रहोगे, कंटाल आता रहेगा, बोर होते रहोगे। तो सिर्फ नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करते रहो बस। तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी एंड मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। अच्छा देखो, जो हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें मेटल भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम मेटल्स और इधर लिख देते हैं हम नॉन मेटल्स, है ना। अच्छा थोड़ा इनकी प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर लेते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, जो मेटल होते हैं बच्चों उनका जो आईपी होता है, आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो कम होती है, ठीक है। वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी खर्च होती है, फटक से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इनकी आईपी लो होती है। जबकि नॉन मेटल, ओ बाप रे, मुश्किल, बहुत मुश्किल है इनसे काम करवाना। तो इसीलिए इनकी जो आईपी है वो ज्यादा होती है, मोर एज कंपेयर टू मेटल। इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा दो जरा, बहुत मुश्किल है, देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन अपने, लेकिन सोडियम दे देगा। तो इनकी आईपी ज्यादा, इनकी आईपी कम। क्लियर? ठीक। अच्छा जो हमारे पास मेटल है उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर, ठीक है। कोई भी मेटल ले लो आप, सोडियम, सोडियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, है ना। कोई भी मेटल ले लो, या चाहे पी ब्लॉक में मेटल ले लो, बिस्मथ, लेड, लेड के ऑक्साइड तो वैसे एम्फोटेरिक होते हैं, पर लेकिन मोस्ट ऑफ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अगर आप नॉन मेटल के ऑक्साइड देखोगे तो क्या नेचर होगा इनका बच्चों? एसिडिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, ठीक है। जैसे NO, N2O, CO, ये न्यूट्रल वे, ठीक है। और एसिडिक कौन सा वे?
NO2 एसिडिक हुआ, Cl2O7 एसिडिक हुआ, ठीक है, CO2 एसिडिक हुआ। मैंने आपको बताया रखा एग्जांपल है ना, बहुत सारे, इस पर डिस्कस नहीं करते। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच आपने थोड़ा बहुत फर्क समझ लिया है ना। अब पी ब्लॉक में किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओ तो दोनों प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ेगा। इन पी ब्लॉक, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अच्छा MS, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी, ध्यान रखना है ना। इंक्रीज मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। क्लियर हो रहा है। तो जब बच्चों आप ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बोरॉन है, तो बोरॉन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है, ये थोड़ा और मेटेलिक हो गया, इंडियम एंड ये ज्यादा मेटेलिक हो गया। तो ये नॉन मेटल, ये मेटल, ये और अच्छा मेटल, ये और अच्छा मेटल, ये सबसे अच्छा मेटल। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी। तो इनके ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक, इसके ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो बस यही है, ठीक है, और धीरे धीरे इसी तरह करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, है ना। तो नोट करो जरा फटाफट से। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास क्या रह गया है, मेटेलिक प्रॉपर्टी, है ना। चलो अब लास्ट डिस्कस करते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। 5वां पॉइंट देखो बच्चों, आपने पी ब्लॉक में ग्रुप के नाम भी पढ़े होंगे आपने, जैसे हेलोजन फैमिली, है ना, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप, ऐसे पढ़ा होगा आपने, है ना। ये तो आपको आता होगा, बहुत इजी है। हेलोजन फैमिली किसको बोलते हैं, 17 ग्रुप को। जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस या नोबल गैस किसको बोलते हैं, 18 ग्रुप को, है ना। चैल्कोजन, चैल्कोजन किसको बोलते हैं, 16 ग्रुप को, ठीक है। निक्टोजन्स किसको बोलते हैं, 15 ग्रुप को। कार्बन फैमिली किसको बोलेंगे, 14 ग्रुप को। बोरॉन फैमिली किसको बोलेंगे, 13 ग्रुप को। ऐसा भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ग्रुप का नाम लिया जाए, है ना। हम क्या करेंगे, हेलोजन बोलेंगे तो समझ जाना 17 ग्रुप है, इनर्ट गैस बोलेंगे, नोबल फैमिली बोलेंगे तो 18 ग्रुप है, चैल्कोजन बोलेंगे तो 16 ग्रुप है, निक्टोजन बोलेंगे तो 15 ग्रुप है ना। अच्छा देखो, कभी कभी इनका नाम इनके फर्स्ट मेंबर के नाम पर रखा जाता है, जैसे कार्बन फैमिली, तो 14 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कार्बन है, इसलिए कार्बन फैमिली। फिर 13 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बोरोन है तो बोरोन फैमिली। यहां पर देखो 15 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। 16 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। नोबल गैस, ठीक है, इसको तो कर लेंगे। यहां पर फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते, हेलोजन ज्यादा फेमस नाम है इसलिए हेलोजन रखा जाता है, हेलोजन फैमिली। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली बोला जा सकता है। तो ये भी आपको समझना है ना, वैसा नहीं हो कि भाई ये कहां से आ गया। क्लियर। अब देखो बच्चों, किसी फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन बनते हैं ना। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। द फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली, द फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली कौन सा हुआ,
इधर बोरॉन, उधर कार्बन, इधर नाइट्रोजन, इधर फ्लोरीन, और फ्लोरीन तक ही हम चलते हैं, चलो, है ना, ठीक है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली इज डिफरेंट देन अदर मेंबर ऑफ other members of its group, अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से अलग होता है। बोरॉन बाकी से अलग होगा, कार्बन बाकी से अलग होगा, नाइट्रोजन। ऐसा क्यों? ठीक, तो दिस इज डिफरेंट इन टू वेज, दो तरह से। पहला मेंबर बाकी मेंबर से अलग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, है ना। जो पहला मेंबर है वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से दो तरीके से अलग है। पहला, एक साइज की वजह से अलग है, और दूसरा क्या है भाई? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, ये सेकंड ऑर्बिट, यानी हम बोल सकते हैं दो ही ऑर्बिट है इनके अंदर, ठीक है। तो सेकंड पीरियड के मेंबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सेकंड पीरियड ही तो है, ठीक है, सेकंड पीरियड, सब में दो दो ऑर्बिट है। बाकी थर्ड पीरियड, ये तो है ना, ठीक है। तो दीज आर बिलोंग टू द सेकंड पीरियड, ठीक है। तो बच्चों देखो, इनका जो साइज है ना वो छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाकी मेंबर से अलग हो जाती है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, यहां पे नाइट्रोजन लो और यहां पे फास्फोरस लो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, फास्फोरस की नेगेटिव होती है। अच्छा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। कितना फर्क पड़ गया? तो ये सब क्या है बच्चों? साइज की वजह से, है ना। तो इसलिए फर्स्ट मेंबर का साइज जो है छोटा होने की वजह से बाकी मेंबर के साइज से वो डिफरेंट होता है, जिससे बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो इसको हम तो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअल ग्रुप पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर इसको डिस्कस कर। देखो, ये समझना आपको, जो बच्चों ये सारे एलिमेंट है ना, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, ये तो है। और सेकंड पीरियड में बच्चों कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, नो डी ऑर्बिटल। इनमें केवल दो ही ऑर्बिटल है, एक एस और एक पी। तो इसीलिए मैंने लिखा यहां पे एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लेकिन जैसे हम बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम की बात करते हैं, कार्बन के नीचे सिलिकॉन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस की बात करते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर की बात, एफ के नीचे, ये कौन से मेंबर है? ये थर्ड ग्रुप में आ गए, सॉरी थर्ड पीरियड में आ गए। अच्छा, थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता है, मालूम है ना, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज वैकेंट डी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन डी ऑर्बिटल है, लेकिन इनमें डी ऑर्बिटल नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, इस डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा? देखो, पहला, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन शेयर बाय द एटम। कितने बॉन्ड बना सकता है एक एटम, उसको हम बोलेंगे कोवैलेंसी। तो बच्चों, जो ये सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है, इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। ध्यान रखिए, इनकी 4 ही हो सकती है क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 4। जबकि इनकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 4 से ज्यादा हो सकती है। कोवैलेंसी
बियॉन्ड टू 4। अब देखो एग्जाम्पल देखो, है ना। सपोज हमारे पास है बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड माइनस, तो यहां पर बोरॉन के साथ कितने एटम अटैच्ड हैं? 4। तो बोरॉन की कोवैलेंसी कितनी है? 4। लेकिन एल्यूमिनियम ऐसा बना सकता है, ये देखिए AlF6, एल्यूमिनियम के पास d ऑर्बिटल होने की वजह से एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी आ गई? 6। ये फर्क है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन CCl4 बनाएगा, जबकि सिलिकॉन जो है CCl6 बना सकता है। ऐसा देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, कार्बन CCl6 क्यों नहीं बनाएगा भाई? क्योंकि इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम 4। रीजन? एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? 4 से ज्यादा। रीजन? वैकेंट d ऑर्बिटल, वहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वैलेंसी बढ़ गई, कोवैलेंसी बढ़ गई। समझ में बात आ रही ना? तो इस चीज का ध्यान रखना, ये कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनकी कोवैलेंसी 4 होती है। रीजन? एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। समझ में बात आ रही है? ठीक है। अच्छा ठीक है, NF6 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 6। होनी कितनी चाहिए थी? 4। d ऑर्बिटल नहीं है भाई, है ना। तो इसीलिए बच्चों जो है, ये जो एलिमेंट है वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। नोट करते जाओ फटाफट जरा, ठीक है। अच्छा, तो एक तो हो गया हमारे पास कोवैलेंसी, है ना। तो कोवैलेंसी नोट कर लिया आपने। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ p पाई एंड p पाई बॉन्डिंग। देखो बच्चों, ये जो हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये केवल p पाई बॉन्डिंग बनाएंगे, जबकि ये जो एलिमेंट है दे कैन फॉर्म d पाई एंड d पाई p पाई बॉन्डिंग। ये देखो, ये याद रखना आपको भाई, d ऑर्बिटल है तभी तो d पाई होगा, है ना। और यहां पर d ऑर्बिटल नहीं है इनके पास, तो ये केवल p पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन डबल ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इन सब में केवल p पाई बॉन्डिंग होगी। आपने पढ़ा होगा ना p पाई, क्योंकि सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं जिनमें कि d ऑर्बिटल नहीं है। तो ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये किस टाइप का है? p पाई, यानी p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं d पाई बॉन्डिंग की बात करूं, तो d पाई बॉन्डिंग का एग्जांपल है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारे पास सल्फर है उसमें ऐसे होते हैं ऑर्बिटल, दीज आर नोन एज d ऑर्बिटल। और जो हमारा O है उसके पास p ऑर्बिटल, तो वो ऐसे होते हैं। देखो, तो ये देखो, ये d ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। तो यहां पे जो बॉन्डिंग बन रही है वो कौन सी बन रही है? d पाई p पाई, d पाई एंड p पाई बॉन्डिंग। क्लियर हो रहा है? ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये वैकेंट d ऑर्बिटल है ना। तो d पाई p पाई बॉन्डिंग, तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम d पाई p पाई बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर एक सवाल और आता है, कौन सी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है? p पाई बॉन्डिंग या d पाई या d पाई p पाई बॉन्डिंग? क्या लगता है? तो बच्चों, p पाई बॉन्ड इज मोस्ट स्ट्रांग या मोर स्टेबल देन d पाई और d पाई p पाई बॉन्डिंग। इसका रीजन क्या है? देखो, जो d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। और बच्चों, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसीलिए p पाई बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू d पाई। क्लियर?
नोट करो जरा फटाफट। अब मैं देखता हूं कुछ और रह गया है। ठीक है, चलो एक छोटी चीज और बता देता हूं और फिर उसके बाद बात खत्म करते हैं, है ना। तो इतना हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट मेंबर है बच्चों, है ना, ये दो याद रखना है आपको। एक और चीज लास्ट में जाते जाते देखो, ये एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से एक प्रॉपर्टी में और फर्क पड़ता है। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है नाइट्रेट आयन, दूसरा है फॉस्फेट आयन, है ना। यहां पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3 दूनी 6, 2 + 4, है ना। ऐसे तो +4, 4 दूनी 8, नहीं 6, नाइट्रेट में 1 होता है ना, +5 है, इस पर भी +5 है, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। लेकिन बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दे, इसको, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है, जबकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, बिकॉज यहां पर जो है 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, जबकि यहां पर 3p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, क्योंकि फास्फोरस आ गया। इसीलिए बच्चों सेम ऑक्सीडेशन नंबर होने की वजह से यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 3। तो ये सारा खेल किसका है, डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस और एब्सेंस का है, तो जो कई सारी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। क्लियर हो रहा है। तो पी ब्लॉक में जनरल प्रॉपर्टी में बस आपको इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है। जो जो मैं बोर्ड पर लिखता जा रहा हूं वो आपको नोट बना के लिखना है ना, और बाद में वही रिवाइज करना, बहुत काम आएगा। क्लियर हो गया। चलो, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 13 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, नमस्कार।